ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। बागदेवी माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ और साथ के साथ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे रीट को लेकर के बात करेंगे। रीट हो या सीटेट हो या यूपी टेट या एमपी टेट या एच टेट, किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा हो, सभी के लिए हम जानते हैं L1 हो या L2 हो, दो भाषा हमें चुननी होती है और उन दो भाषाओं में आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, संस्कृत भाषा की बात करने वाले हैं। हमें पूर्व में संस्कृत भाषा का जो सिलेबस रहता है उस सिलेबस के विषय में चर्चा कर चुके हैं। साथ के साथ संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति आदि की चर्चा हो चुकी है। साथ के साथ भाषा की बात हमने की। भाषा कहते किसे हैं, भाषा की व्युत्पत्ति क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, ये चर्चा पूर्व में हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भाषा के सोपानों की बात हुई। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, भाषा तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं, कुछ सोपान होते हैं। और यहाँ संस्कृत भाषा की जब बात की तो हमने बात की थी, सबसे पहले ध्वनि की बात हुई, ये प्रथम सीढ़ी है। और ध्वनि के बाद वर्णों की बात, और वर्णों के बाद अक्षर, अक्षरों के बाद शब्द होते हैं मित्रों, और शब्दों से पद निर्मित होते हैं, और पदों से वाक्य, वाक्यों से रचना, और रचना से प्रबंध, और फिर जाकर के भाषा तक पहुंचा जाता है, भाषा की बात की जाती है। तो मित्रों, इस सोपानों के विषय में मैं एक दृष्टि पूर्व में डाल चुका हूं। आज हम पहले सोपान की बात करेंगे, और पहला सोपान क्या, वर्ण। वर्णों की बात आज हम आपसे करने वाले हैं मित्रों। वर्ण हैं मित्रों, हम जानते हैं कि कोई भी भाषा हो, रीट हो या सीटेट हो, उनमें माध्यम वही भाषा रहती है। जब अंग्रेजी भाषा की बात होती है तो अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम से ही होता है, और हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र हिंदी माध्यमेन ए भविष्यति चेत वयम जानी में तो इस संस्कृत भाषायाः प्रश्न पत्रम संस्कृत भाषा माध्यमेन एव भविष्यति। मित्रों, बहुत सारे छात्रों को ये चिंता रहती है कि सर हम जानते तो हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो संस्कृत में ही प्रश्न पत्र होता है, संस्कृत में ही प्रश्न होते हैं, वहां उत्तर भी संस्कृत में ही देने होते हैं, तो वहां समझने में बड़ी समस्या आती है। वहां शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हम कैसे समझें, ये एक समस्या रहती है। बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मित्रों बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अभी मैं हिंदी भाषा के माध्यम से बात करूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं धीरे धीरे वो माध्यम धीरे धीरे परिवर्तित कर दूंगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हिंदी माध्यम से हम संस्कृत माध्यम पर आ गए। ठीक है, तो मित्रों कोई समस्या नहीं आने देंगे। आप आज की क्लास लीजिए और उसके बाद मुझे बताना कि कहीं कोई समस्या आई क्या। बहुत सारे छात्रों की समस्या रहती है, बहुत सारे छात्र प्रश्न करते हैं कि सर 10वीं के बाद हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो हमें संस्कृत बहुत कठिन लगती है। मित्रों, सबसे सिंपल संस्कृत ही है। संस्कृत में 30-29 नंबर प्राय एग्जाम में आते हैं, रीट में। और आप देख लीजिए 10वीं की अंक तालिका आप उठा करके देख लीजिए, सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक अंक संस्कृत में ही आए होंगे। आप देखना, और जिस दिन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई संस्कृत तो बहुत सरल है, और ये सरल मैं बनाऊंगा। आप देखना, आज का पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखते रहना, निश्चित रूप से आपके अंदर जो डर है, जो भय व्याप्त है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। आइए मित्रों, मैं बात करता हूं रीट सीटेट के विद्यार्थियों के लिए। आज पहली क्लास की बात करता हूं, और पहली क्लास कौन सी, वर्णों की मैं आपसे बात करूंगा। और वर्णों में हम देखेंगे मित्रों
क्या कि मैंने जैसा कि बताया था आपको मैंने कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, वो वर्ण है। ये बात मैं कर चुका था पूर्व वीडियोज में। आज मैं डायरेक्ट बात करता हूं और संपूर्ण वर्ण व्यवस्था की आपसे बात करने वाला हूं। सामान्य वर्णमाला हम देखेंगे, उसके अतिरिक्त वैदिक शिक्षायां वर्णानाम का स्थिति वर्तते, पाणिनीय शिक्षायां वर्णानाम का स्थिति वर्तते, महर्षि सूत्रेषु वर्णानाम स्थिति कीदृशी अस्ति तस्य विषय वयम चर्चा करिष्यामः। पश्यन्तु, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे और आपका जो भय है ना आज मित्रों, वो भय दूर होने वाला है। आइए मैं बात करता हूं। देखें मित्रों, सबसे पहले मैं बात करता हूं परिभाषा की। और आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत सरल कैसे। मित्रों, हिंदी भाषा की जब बात करते हैं तो वर्णों की कई परिभाषा आपको कई पुस्तकों में प्राप्त हो जाती है। अंग्रेजी की बात करोगे तो वहां भी कई परिभाषा मिल सकती है आपको, लेकिन संस्कृत सिंपल क्यों है? इसी कारण है कि इसका जो कुछ भी है वो एकमात्र है, यानी परिभाषा यहाँ दो नहीं होती। चाहे आप संधि की बात करें, चाहे समास की बात करें, चाहे प्रत्यय की बात करें, चाहे वर्ण की बात करें, चाहे स्वर की बात करें, चाहे व्यंजन की बात करें, दो परिभाषा नहीं होती। परिभाषा एकमात्र होती है, वही सर्वमान्य है। जो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो भी कह दिया गया है वो लास्ट एंड फाइनल होता है। और इसीलिए एक ही परिभाषा हमें देखनी है। अब देखते हैं मित्रों, वर्णों से कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न अब तक आ चुके हैं, ये सारी चर्चाएं मैं आज करूंगा। देखें, आइए सबसे पहला प्रश्न अब कि वर्ण है इत्युक्ते किम, वर्णस्य का परिभाषा, वर्ण है इति किम उच्यते, वर्ण है इति कै। इस प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं जो मैं चर्चा आपसे करूंगा। सबसे पहले कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, ये हम देखते हैं। मित्रों, यहां परिभाषाओं की जब मैं बात करूं तो प्राय एक शब्द की परिभाषा आपको मिलेगी और अधिकतम यदि मिली तो दो शब्द की परिभाषा यहां पर होती है। चाहे वो समास की बात करें समसनम, संधि की बात करें तो परह सन्निकर्ष है। अब किसी की भी परिभाषा की बात कर लीजिए, एक शब्द या अधिकतम दो शब्द यहां पर मिलेंगे और कोई दूसरी परिभाषा होती नहीं है। एक में परिभाषा इत्यत्र। पश्यन्तु, वर्ण है इत्युक्ते किम, वर्ण की परिभाषा हम देखते हैं मित्रों। और वर्ण की परिभाषा की हम बात करें तो यहां देखेंगे क्या, वृणोति वाङ्मयम्, ये वर्ण की परिभाषा हुई मित्रों। पाणिनीय शिक्षा में इस प्रकार की परिभाषा वर्ण की दी हुई है, वृणोति वाङ्मयम्, वृणोति वाङ्मयम्, वृणोति वाङ्मयम्। ठीक है, देखें मित्रों, ये शॉर्ट परिभाषा है, बिल्कुल इतनी ही परिभाषा होती है और इसीलिए तो संस्कृत बिल्कुल सरल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सूत्रों पर आधारित संपूर्ण व्याकरण है। और सूत्रों में जैसा सूत्र की परिभाषा महर्षि पाणिनि ने दी है क्या, कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनुबद्धम च सूत्रम विदो विदु, यानी अल्पाक्षरम, कम से कम अक्षर होने चाहिए। आप देख लीजिए, इतने बड़े नियमों को सूत्रों में रख दिया और सूत्रों को भी प्रत्याहारों में रख दिया। आप वहां जो कम से कम अक्षर होने चाहिए, ऐसे हमारे व्याकरण शास्त्रियों का मानना है और इसलिए सूत्रों पर आधारित संपूर्ण व्याकरण हमारी है। तो देखिए मित्रों, वृणोति वाङ्मयम्, वृणोति वाङ्मयम्, तो यहां हम ध्यान रखेंगे कोई भी परिभाषा हो, परिभाषा के बाद इति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इति का प्रयोग होता है। मैंने यहां पर प्रत्येक परिभाषा में आपको किसका प्रयोग करना है? इति का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? जिसकी परिभाषा हम देख रहे हैं, जिसकी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, वही शब्द आपको वहां पर रखना है। हमें वर्ण की परिभाषा पढ़ रहे हैं और इसीलिए हम क्या लिख देंगे मित्रों? लिख देंगे वर्ण है। यानी यहां पर यह संपूर्ण परिभाषा हमारी हो गई, वृणोति वाङ्मयम् इति वर्ण है। मित्रों,
केवल और केवल 20 प्रश्नों की मैं बात करूंगा। संपूर्ण वर्णमाला के 20 प्रश्न जो आगे मैं चर्चा करूंगा, उसी में सारे जो प्रश्न अब तक है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या रीट हो, या सीटेट हो, वर्ण व्यवस्था से जो भी प्रश्न आए उन्हीं 20 प्रश्नों में से आए, और आगे भी भविष्य में भी उन्हीं में से, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ लिया है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ ये पूरी परिभाषा हो गई, वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः। अब मित्रों देखें, जब हमें अब समस्या आती है कि सर संस्कृत माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कैसे करें, समस्या कहाँ है मित्रों? देखें आप, जब आपको पता है कि परिभाषा कहाँ है, आप जानते हैं कि वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः, यहाँ कोई भी प्रश्न जो होगा उसमें यहां से कोई एक शब्द या दो शब्द प्रश्न में होगा, और जो प्रश्न में नहीं है वो आपको विकल्प में मिलेगा। क्या प्रश्न में प्रारंभ में, अभी चूंकि आज ही पहली क्लास है मित्रों आपकी व्यवस्थित, इससे पहले केवल सोपानों की बात हुई, भाषा और व्याकरण इत्यादि की चर्चा हमने की थी, पूर्व प्रस्तावना पूर्व में हो चुकी थी। तो हम मित्रों यहाँ वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः इत्यस्य विषये चर्चां करिष्यामः। कथं केन प्रकारेण इत्यतः प्रश्नं भविष्यति। देखते हैं मित्रों, देखें प्रश्न कोई भी हो आप समझना। जैसे मैं कहूं पहला प्रश्न कि वृणोति वाङ्मयम् इति कै, यहां मित्रों विकल्प आपके होंगे, प्रारंभ है इसलिए मैं बिल्कुल विस्तार से आपको समझा रहा हूं कैसे प्रश्न बनते हैं, ये प्रक्रिया आपको बता रहा हूं कि वृणोति वाङ्मयम् इति कै, हमें पता है कि परिभाषा है, और यहाँ कोई घुमाया घुमुई नहीं होती, यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट परिभाषा से प्रश्न आना है, कोई शब्द दूसरा या तीसरा नहीं आएगा, ये आपको पता है। यहाँ वृणोति आ गया, यहाँ वाङ्मयम् आ गया, इति आ गया, यहाँ पर इन चारों शब्दों में से कौन सा नहीं है? हम जानते हैं यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर वर्ण नहीं है, तो विकल्प में आपको कहीं न कहीं वर्ण आपको दिखाई देगा। तो वृणोति वाङ्मयम् इति कै, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, वर्ण आएगा। तो ये लाइन को आपको पूरी करनी है। इस प्रकार से प्रश्न और कैसे आ सकते हैं मित्रों? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्या कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वर्णैः इत्यस्य का परिभाषा, वर्णैः इत्यस्य का परिभाषा, वर्ण की क्या परिभाषा है। इसी प्रकार यूं भी आपसे कहा जा सकता है, वर्णैः इत्युक्ते किम, बात वही है, या यूं कह सकते हैं वर्णैः इति किम उच्यते, कहने का तरीका अलग है मित्रों, बात वही है। वर्णैः इत्युक्ते किम कह दो, वर्णैः इति किम उच्यते कह दो, वर्णैः इत्यस्य का परिभाषा, या वर्णैः इत्यस्य को अभिप्राय, कैसे भी प्रश्न हो हम जानते हैं जब यहाँ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर वर्णैः तो दिया हुआ है, तो विकल्प में आपको क्या दिखाई देगा? विकल्प में दिखाई देगा मित्रों वृणोति वाङ्मयम् इति, क्योंकि वर्ण यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, तो विकल्प में बाकी जो शब्द रह गए वो विकल्प में आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखें, विद्वान नहीं बनना, हमें केवल रीट के जो 30 प्रश्न हैं वो 30 प्रश्नों तक पहुंचना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो वर्ण की परिभाषा क्या? वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः। अस्तु, वीडियो को पूरा देखना मित्रों, और लास्ट में फिर कमेंट्स जब आएंगे आपके, मुझे पता है निश्चित रूप से आज आप गदगद होने वाले हो, आज जो भय आपके अंदर जो व्याप्त है वो भय आज खत्म होने वाला है, बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूं आपसे। आइए आप देखें, तो हमने देखा मित्रों किस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, और मैं हर परिभाषा से कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो बात करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः इत्यस्य का, इसका मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, क्यों भाई, क्या लेना देना है, कौन सा हमारे इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे क्या कि इसका मतलब क्या है, परिभाषा आनी है, परिभाषा का कैसे प्रश्न होते हैं ये मैं चर्चा कर चुका, फिर भी यहाँ पे
नए हैं, नए जुड़े हैं, पहली क्लास है, बिल्कुल आपका पूछना बनता है। मैं बात करूं आपसे वृणोति, और वृणोति जो है मित्रों, वृणोति जो है वो व्री धातु से बनता है। व्री धातु, और व्री का अर्थ होता है आच्छादित करना, व्री का अर्थ होता है वरण करना, व्री का अर्थ होता है आधार, व्री का अर्थ होता है क्या? आवरण। आवरण कह दो, आच्छादित कह दो, वरण करना कह दो, या आधार कह दो। ठीक है। अब कि सर ये बांग्मय का मतलब क्या? मित्रों यहां बांग्मय की हम बात करें तो बाक प्लस मयट प्रत्यय का यहां पर प्रयोग हुआ है, और बाक का मतलब होता है वाणी, और मयट प्रत्यय विकार अर्थ में होता है, तो यहां बांग्मय का मतलब हो गया वाणी का विकारित रूप। यानी मित्रों आप सामान्यतः इतना समझ लीजिए, दुनिया का जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, साहित्य है, जो भी लिखा गया है, चाहे वो दीवारों पर लिखा गया हो, चाहे वो आपकी पुस्तकों में लिखा गया हो, चाहे ताम्रपत्रों पर लिखा गया हो, शिलालेखों पर लिखा गया हो, कहीं भी यदि अंकित है लिपि चिन्हों में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे बांग्मय कहा जाता है। और बांग्मय का जो आधार है वो लिखने का, लिखा हुआ जो भी है, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक ज्ञान, जो भी है, जो भी लिखा गया है वो बांग्मय है। और इस बांग्मय का जो आधार होता है, बांग्मय जिस पर टिका हुआ होता है, वो मित्रों किस पर टिका हुआ होता है? वर्णों पर। यदि वर्ण नहीं होते तो वो लिखा कैसे जाता? इसलिए यहां पर हो गया बांग्मय का जो आधार होता है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? वर्ण कहा जाता है। पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट ध्यान रखना है वृणोति बांग्मयम इति वर्णे है। अस्तु, आगे चलते हैं मित्रों। यहां और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ये वर्ण की परिभाषा हमने देखी, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आगे हम देखते हैं कि वर्ण हैं। अगला प्रश्न आता है, वर्ण हैं कति विधम, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं वर्ण द्विविधम, दो प्रकार के होते हैं। कति विधम? वर्ण हैं द्विविधम, वर्ण हैं द्विविधम, और दो प्रकार के वर्ण होते हैं। और वो दो प्रकार के कौन कौन से मित्रों? हम जानते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। बहुत सामान्य रूप से बात कर रहे हैं मित्रों, सामान्य वर्णमाला हम पहले लेंगे, क्योंकि जब सामान्य की बात होती है उसके बाद विशिष्टता की ओर हम जाते हैं। तो यह सामान्य वर्णमाला हम देख रहे हैं। तो वर्ण है कतिविधम, वर्ण है द्विविधम। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। पर हम चूंकि हम जानते हैं हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, इसलिए मित्रों संस्कृत में स्वर को क्या करेंगे? यहाँ पर स्वराह कर देंगे, क्योंकि कई स्वर हैं, बहुवचन में स्वराह कर देंगे। और व्यंजन भी कई है, इसलिए यहाँ संस्कृत में व्यंजन को क्या कहेंगे? व्यंजनानी कह देंगे। क्लियर हुआ? स्वराह व्यंजनानी च। इसके बाद और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे मित्रों, यहाँ स्वरों को अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजनों की हम बात करें तो व्यंजनों को हल कहा जाता है। स्वरों को अच कहा जाता है, जबकि व्यंजनों को हल कहा जाता है। ठीक है। तो देखें आपके मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अच क्यों कहा जाता है, हल क्यों कहा जाता है? मित्रों जब माहेश्वर सूत्रों पर आधारित जब वर्णमाला देखेंगे तदेव वयम चर्चाम करिष्यामः है, या तो ही कि यहाँ अच क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे लेकर के जो माहेश्वर सूत्र हमारे हैं 14 माहेश्वर, 14 माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति, और तेषु जो पहले माहेश्वर सूत्र से लेकर के चौथे माहेश्वर सूत्र तक, यानी आई उण रील रे के ए ओंग आई औच, तो ऐसे लेकर के चे तक के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे स्वर हैं, इसलिए यहाँ पर स्वरों को अच कहा गया। अभी नहीं समझना, मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अभी केवल इतना सा कि स्वरों को अच भी कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है मित्रों, इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आइए मित्रों अब हम बात करें कि स्वर किसे कहते हैं, वही प्रश्न अब आ गया। व्यंजन किसे कहते हैं, वही प्रश्न आ गया कि स्वर है स्वराह इत्युक्ते किम, स्वराह इत्यस्य का परिभाषा, स्वराह किम उच्यते। इस प्रकार से वही प्रश्न आने हैं जो प्रश्न वर्णों में किए थे, वही प्रश्न यहाँ। तो पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं। और हम जानते हैं मित्रों, मैंने कहा था कि या तो एक शब्द
या अधिकतम 2 शब्द की परिभाषाएं आपको मिलेगी सारी सारी। तो यह स्वर की परिभाषा हम देखते हैं, और स्वर में कहा गया क्या, स्वयं राजन्ते, ये स्वर की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते। अब हम जानते हैं, जैसा कि परंपरा हमारे है, पूर्व में भी हम देख चुके थे, हमने किसका प्रयोग किया, इति का प्रयोग किया, तो यहां पर भी हमें इति का प्रयोग करना है। ये हमने इति का प्रयोग कर दिया था, स्वयं राजन्ते इति। अब यहां किसकी परिभाषा थी? ये वर्ण की परिभाषा थी। यहां पर किसकी परिभाषा है? स्वर की परिभाषा है। इसलिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मित्रों? यहां पर स्वर लिखना पड़ेगा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ये आपकी परिभाषा कंप्लीट हुई। यानी स्वयं जो खुद ही राजन्ते यानी राजा होता है, खुद ही सम्राट होता है, जिसे किसी अन्य वर्णों की हेल्प की या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जो खुद ही सम्राट हो, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण हो, निर्बाध गति से जिसका उच्चारण हो, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? उसको स्वर कहते हैं। हमें तो यहाँ एक ही लाइन याद रखनी है, क्या? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब बात वही आती है कि सर प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आ जाएंगे ना, कह देंगे स्वराः इत्युक्ते किम, स्वरस्य का परिभाषा, स्वरः इति किम अभिप्राय, हम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये लाइन यदि हमें याद है तो हमें पता है, यदि स्वर यूपर आ गया तो नीचे विकल्प में आपके स्वयं राजन्ते आ जाएगा, और यदि स्वयं राजन्ते ऊपर आ गया तो विकल्प में आपके क्या आ जाएगा? स्वरा आ जाएगा। न्यू प्रश्न हो कि स्वयं राजन्ते इति के, स्वयं राजन्ते इति के, तो हम कहेंगे स्वराः। और वो सारे प्रश्न आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपको पीडीएफ बताऊंगा, मैं पीडीएफ के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा कि वो 20 प्रश्न कौन कौन से हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित उन प्रश्नों को किया है। एक भी प्रश्न आपका नहीं रहने वाला, मैं चर्चा करूंगा इस टॉपिक के बाद। वो पीडीएफ आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, सारी चर्चा मैं करूंगा। आप लास्ट तक बने रहिए मित्रों, आज आपको बहुत आनंद आने वाला है, वो भय आपका दूर होने वाला है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब बात करते हैं मित्रों कि सर व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन तो बताइए। बिल्कुल मैं व्यंजनों की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं स्वरों की बात करता हूं। अब स्वरों की हम बात करते हैं कि स्वराः कतिविधम। फिर अगला प्रश्न आता है क्या मित्रों? कि स्वराः कतिविधम, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वराः कतिविधम। अब हम जानते हैं मित्रों, आगे मैं बात करूंगा स्वरों की, तो स्वर तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से 3 प्रकार के भी होते हैं, और फिर उन तीनों के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 भेद और कर दिए जाते हैं, तो 9 प्रकार हो जाते हैं। और फिर उनके भी अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से 18 कर दिए, 2 भेद और कर दिए जाते हैं, तो 9 दूनी 18 भेद हो जाते हैं एक एक स्वर के। और री के तो 30 भेद भी है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी केवल मैं सामान्य वर्णमाला की आपसे बात कर रहा हूं कि सामान्य रूप से हम वर्णों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम विशिष्ट रूपों में वर्णों की व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं केवल स्वर। स्वर 2 प्रकार से मैं विभाजित कर रहा हूं स्वरों को। कौन कौन से मित्रों? एक तो हम देखेंगे, एक हम बात करेंगे मित्रों ह्रस्व, और दूसरी बात करेंगे दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। अब चूंकि संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ह्रस्व 5 होते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन में हम ह्रस्वाः कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे मित्रों? दीर्घाः कर देंगे। यानी स्वराः कतिविधम, यहाँ 2 प्रकार से मैंने स्वरों को विभक्त किया, एक ह्रस्वाः और एक दीर्घाः। लिपि दृष्टया, लिपि की दृष्टि से बाकी जो स्वर है उनकी अलग लिपि नहीं है, इन्हीं लिपियों से बनती है, तो मैं इसलिए उनको अलग से रखूंगा। अभी हम सामान्यतः बात कर रहे हैं, तो स्वर हमने 2 प्रकार से विभक्त किए, एक ह्रस्वाः दीर्घाः च, ह्रस्व और दीर्घ। अब मित्रों बात करेंगे कि ह्रस्व कहते किसे हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, यह आगे मैं चर्चा करूंगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत मैं चर्चा करूंगा आपसे कि यहाँ उच्चारण काल, जो उच्चारण में लगने वाला जो समय है, उसी के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब एक मात्रा के उच्चारण काल में उच्चारित होने वाला कोई स्वर होता है तो उसे ह्रस्व कहा जाता है, और यदि उस ह्रस्व से दुगने उच्चारण काल में यदि कोई स्वर उच्चारित होता है मित्रों, तो उसको हम दीर्घ कहते हैं। और त्रिमात्रिक यानी 3 मात्राओं के उच्चारण काल में या ह्रस्व से तिगुने समय में जो स्वर उच्चारित होता है उसे हमें
प्लुत कहते हैं। तो ये मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। अभी हम सामान्य रूप से वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं मित्रों, और जब वर्णों की हम बात करते हैं तो यहाँ स्वरों की बात हुई, व्यंजनों की बात हुई। स्वर हमने देखे कि दो प्रकार, हृस्वाहा दीर्घा। अब बात करें कि हृस्वाहा के और दीर्घाहा के, यानी हृस्व कौन से होते हैं और दीर्घ कौन से होते हैं। ये सामान्य स्टेज है, इसको जब हम पार करेंगे तब मैं आगे आपको यात्रा करवाऊंगा, बहुत अंदर तक लेकर के जाऊंगा मित्रों। कोई प्रश्न आपका नहीं रहेगा, ये दावे के साथ कर रहा हूं। कोई भी पुस्तक आप उठा लीजिएगा, वर्णों से संबंधित एक भी लाइन आपको नहीं मिलेगी। आप देखना मित्रों। आइए, तो हृस्व की बात करूं मित्रों, मैं हृस्व की बात करूं तो हृस्व हमें जानते हैं कितने, 5 होते हैं। ए ई उ री और री, एते पंचाहा हृस्वाहा भवन्ति। ए ई उ री री, एते पंचाहा हृस्वाहा भवन्ति। ये 5 हृस्व होते हैं मित्रों, ए ई उ री री। अस्तु, पंचाहा 5 हृस्व होते हैं। फिर बात करें कि सर दीर्घ कौन कौन से होते हैं। दीर्घ की भी हम बात करते हैं मित्रों। दीर्घ की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं। एक आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ आई औ, यानी ये अष्टौ दीर्घाः भवन्ति। ये 8 दीर्घ होते हैं। अष्टौ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ आई औ, ठीक है ना। तो एते अष्टौ भवन्ति और एते पंचाः भवन्ति। अब रीट में एक प्रश्न पूछा गया था मित्रों, मैं चर्चा करूंगा आगे, कि अचः कति भवन्ति, स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। और मुझे पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका जवाब बिल्कुल दे देंगे कि 5 + 8 और 5 + 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। कितने हो जाएंगे, 13। और 13 विद्यार्थी कर देंगे। लेकिन मित्रों ये आपका उत्तर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको 13 नहीं करना है। स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं, नव स्वर होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, अभी तो आप कह रहे हैं कि 5 और 8। मित्रों यहाँ एक ही रा की दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है, ई और ई की सवर्ण संज्ञा होती है, ऊ की सवर्ण संज्ञा होती है, और री की सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए ये 4 और ये 4 तो आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, और सवर्ण संज्ञकों में केवल एक का ही ग्रहण होता है। यानी जब माहेश्वर सूत्रों की हम बात करेंगे, यानी अच की मैंने बात की, तो ऐसे लेकर के चैतक जो स्वर आते हैं मित्रों वो 9 ही है। इसलिए 9 स्वर होते हैं। मैं आगे में चर्चा करूंगा कैसे 9 होते हैं और कैसे आपको उत्तर देना है 9, कैसे उत्तर 13 देना है, कहाँ उत्तर 21, 22 देना है। अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वो मैं चर्चा करूंगा। अभी एक सामान्य रूप से हम देखते हैं बढ़ने वाला, तो ध्यान रखें 13 उत्तर नहीं देना है। उत्तर कितने देना है, 9। और रीट में आया हुआ प्रश्न और वहां 9 ही शुद्ध माना गया, 9 ही शुद्ध माना गया। ठीक है मित्रों, चलो तो हमने बात की ब्रीणोति वाङ्मयम् इति वर्णैः स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वराः कतिविधम्, द्विविधम्। के हृस्वाः दीर्घाः, हृस्वाः कति पंचाः, के ए ई उ री री। दीर्घाः कति अष्टौ, के आ बड़ी बड़ाऊ बड़ी री, ए ओ ऐ औ, एते अष्टौ दीर्घा भवन्ति। अस्तु, अग्रे वयं चलिष्यामः। और यहाँ मित्रों अब हम बात करते हैं कि सर व्यंजन की तो बात की नहीं, बिल्कुल अब व्यंजन की हम बात करते हैं। बिल्कुल सामान्य रूप से हम व्यंजनों को देखते हैं मित्रों कि व्यंजन की क्या परिभाषा है, व्यंजन कहते किसे हैं, ये हम चर्चा करते हैं। व्यंजनों की आपसे बात करता हूं मैं। और सबसे पहला तो मैंने बता दिया था कि व्यंजनों को क्या कहा गया, हल कहा गया। क्यों कहा गया ये चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ देखें आप कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, व्यंजन की परिभाषा की बात करेंगे। और यहाँ क्या मैंने कहा कि या तो एक शब्द या 2 शब्द। ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, स्वर और दूसरा अनुगम्यति। स्वर अनुगम्यति, अनु यानी पीछे, गम्यति यानी चलना जाना। तो जो स्वरों के पीछे पीछे जाते हैं मित्रों वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों
के साथ ही उच्चारित होते हो, स्वरों की सहायता से ही जिनका उच्चारण होता हो, स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित नहीं हो सके, ऐसे ध्वनियों को, ऐसे संकेतों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो देखें मित्रों, अब वहां हमारी परंपरा थी, कोई भी परिभाषा उसके बाद क्या लगाते हैं मित्रों? हम इति का प्रयोग करते हैं। और किसकी परिभाषा है? व्यंजन की परिभाषा है। तो व्यंजन यहां हम लिख देंगे व्यंजनानी। ये आपकी पूरी परिभाषा हो गई मित्रों। लेकिन एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं दिया होगा। यहां क्या करना है आपको मित्रों? यहाँ ए है, यहां भी ए है, दोनों को आपको मिलाना है। और जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा, स्वरानुगमयति। ठीक है, अब यहां भी आपको छोटी ई है और आगे छोटी ई है, दोनों का जब हमें दोनों में संधि करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, आखे सवर्ण दीर्घ से। और यहाँ ये बड़ी ती हम कर देंगे और छोटी छोटी मिलकर के आगे क्या थी? तो क्या हो गई अब हमारी परिभाषा ये हो गई मित्रों, स्वरानुगमयतीति व्यंजनानि, स्वरानुगमयतीति व्यंजनानि, स्वरानुगमयतीति व्यंजनानि। कथमपि, यानी आप स्वर अनुगमयति इति व्यंजनानि कर लीजिए, चाहे स्वरानुगमयति इति व्यंजनानि कर लीजिए, यानी स्वरों का जो अनुगमन करने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं मित्रों। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि सर ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमें जानते हैं वही व्यंजन है, हिंदी में भी वही बात है, यहाँ पर भी वही, वो आपको लेकर के चलता हूँ मित्रों, मैं व्यंजनों में लेकर के चलता हूँ। और मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, ये 63 यानी 33 व्यंजन है, यही मूल व्यंजन है, इन्हीं की बात हमें करनी है। व्यंजन कितने? तो ये हम देख पा रहे हैं, कै खे गे गेंगे, चे छे जे जे टे ठे डे डेने, ते थे दे देने, पे फे बे बे में, ये वे रेले से है। यानी यहाँ से कथम किन प्रकारेण प्रश्न भविष्यति, कैसे प्रश्न होते हैं, इनकी बात हम आपसे करने वाले हैं। देखें मित्रों, मैं अभी केवल सामान्य रूप से वही बात करूंगा जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैं बात करूंगा। मित्रों हम जानते हैं क्या, इसको हम कै वर्ग कह सकते हैं, यानी जो वर्ग का, यानी वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग उस परिवार को कहा जाता है जिसमें पूरे पूरे 5 सदस्य हो, 5 सदस्यों के परिवार को वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 सदस्य, इसलिए पूरे परिवार को वर्ग कह दिया। और इसे लाइन का जो पहला वर्ण है ये इसका मुखिया है परिवार का, इसलिए इसको इसके नाम से जाना जाने लगा, यानी कै वर्ग। कै वर्ग कहेंगे तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कै खे गे गेंगे। उसी प्रकार चै वर्ग कहेंगे तो आप पता है ही आपको, अब जानते हैं। इसी प्रकार इसको हम टे वर्ग बोल देंगे मित्रों, और इसको ते वर्ग बोल देंगे, और इसको पे वर्ग बोल देंगे। ठीक है, आगे हम वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, और वर्ग की शर्त तो ये थी कि पूरे पूरे 5 सदस्य होने चाहिए, इसलिए यहाँ ये वर्ग नहीं होंगे, 5 ही वर्ग हैं। और थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। इसको हम पू भी कह सकते हैं, इसको हम चू भी कह सकते हैं, इसको टू भी कह सकते हैं, इसको तू भी कह सकते हैं हम, और इसको पू भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, पू चू टू तू पू भी इनको हम कह सकते हैं कि सर ये क्या है, इनको मित्रों हम क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। क्या कहते हैं इनको?
इनको उदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदित। कि उदित क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उ की इत संज्ञा होती है, इसलिए उदित है। कि सर इनका प्रयोजन बिल्कुल है, वहां हम देखेंगे तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, वहां पर हम चर्चा करेंगे कि सवर्ण संज्ञा के लिए यहाँ पर कुचु टू तुपु इनकी आवश्यकता पड़ी। और आगे जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो देखेंगे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, ए कु, कु वहां आएगा तो कु का मतलब क्या लेंगे? कैवर्ग, इसलिए मुझे यहाँ बताना जरूरी है। ठीक है, तो उदित कितने होते हैं? पंचा 5 उदित होते हैं। कौन कौन से? कुचु टू तुपु, कु का मतलब कैवर्ग, चु का मतलब चैवर्ग, टू का मतलब टू का मतलब टैवर्ग, और तू का मतलब तैवर्ग, और पू का मतलब पैफे बेबे में। ओके, कि सर यहां से प्रश्न क्या आएगा वही मैं बात कर रहा हूं मित्रों। हम जानते हैं यहां पर क्या कि यहां जो कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के जो 25 व्यंजन हैं मित्रों, हमें जानते हैं खूब इनको क्या कहा जाता है। हिंदी में भी हमने पढ़ रखा है, स्पर्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श कहा जाता है। चूंकि यहाँ हम संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए क्या कह देंगे? स्पर्शाह, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर देंगे स्पर्शाह। कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? बिल्कुल मित्रों, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक लाइन आपको रटनी रहेगी। क्या? एक लाइन, कादियो मां बसानाम स्पर्शः, ये लाइन आपको रटनी रहेगी। कादियो मां बसानाम स्पर्शः। और कोई प्रश्न नहीं यहां से। एक तो हमने देखा वृणोति बांग्मयोति बढ़ने हैं, केवल एक लाइन ध्यान रखनी है। दूसरी ध्यान रखनी है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तीसरी ध्यान रखनी है स्वरानुगम्यति इति व्यंजनानि। और चौथी लाइन आपको ध्यान रखनी है कादियो मां बसानाम स्पर्शः। ये नहीं आने वाला उदित क्या है, ये क्या है, लेकिन इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, तो कादियो मां बसानाम स्पर्शः परम। आप सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब क्या है, ये भी मैं बताता हूं आपको क्या कहा गया है। यहां पर मित्रों, यहां पर आपको पता है क्या दिया हुआ? के, और इधर क्या है? मैं, यानी के आदियो, यानी आदि में हो। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, यानी के आदि में हो। और हम जानते हैं कि के कहां है मित्रों? के आदि में है। और फिर कह दिया मैं कहां हो? अवसान, अवसान का अर्थ होता है अंत, यानी मैं अंत में हो। और हम जानते हैं मैं कहां है मित्रों? मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं। तो कहा गया है कैसे लेकर मैं तक, यानी के आदि में हो जिसके और मैं जिसके अंत में हो, उनको क्या कहा जाता है? तो हम देख चुके हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको स्पर्शः कहा जाता है। फिर वही प्रश्न कि सर ये कैसे हमारे समझ, यानी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो मैंने बताया ये लाइन आपको याद है तो कैसे प्रश्न पूछ लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट पूछा जाएगा कादियो मावसानाम किम, कादियो मावसानाम किम। तो नीचे विकल्प में मिलेगा स्पर्शः, या स्पर्शा ऊपर दिया होगा प्रश्न में तो नीचे क्या मिलेगा? कादियो मावसानाम। ऊपर कहा जाएगा स्पर्शः किम उच्यते, स्पर्श कौन से होते हैं, किसे कहा जाता है? नीचे आएगा कादियो मावसानाम। इसलिए यहां बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न होते हैं। और इसीलिए मित्रों, इसीलिए सर्वाधिक जो नंबर आते हैं वो संस्कृत में आते हैं। और कई लोग डर रहे होंगे सर हमारे तो 10वीं में संस्कृत रही नहीं। तो मित्रों आप चिंतित ना होइए, जिन्होंने एमए संस्कृत से किया है, जिन्होंने बीए संस्कृत से किया है, वहां से भी चिंता नहीं करें। बीए एमए के पाठ्यक्रम से यहाँ रीट में कुछ नहीं आने वाला। और मित्रों दूसरी बात ये, उन्होंने भी वो बीए में वो 4 दिन 7 दिन बनबिक सीरीज पढ़ी, बनबिक सीरीज से उन्होंने पढ़ाई की है। इसलिए आप चिंतित ना होइए, बिल्कुल वही स्थिति, जो स्थिति आपकी है वही स्थिति उनकी है। आइए, तो मित्रों कादियो मावसानाम स्पर्शः, ये आपकी चौथी लाइन हुई, चौथा प्रश्न हुआ। मैं टोटल 20 प्रश्नों की बात करूंगा जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो कादियो मावसानाम स्पर्शः क्लियर हुआ। और कोई बात नहीं करूंगा। जब हिंदी में बात करते हैं तो चैबर को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कह दिया जाता है मित्रों। और यहाँ अनुनासिक नासिक कह दिया जाता है वर्ग के पंचम को। मैं यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, केवल वही बात करूंगा जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी, संधियों में जरूरत पड़ेगी। तो मैं इतना से जरूर आपको बताना चाहूंगा, जब मैं कहूं कि वर्ग का पहला कौन सा है तो आप कहेंगे कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, ये वर्ग का पहला है। और जब
बात करते हैं यहाँ तो खे छे ठे थे पे ये वर्ग का दूसरा है, तो दो कहते ही, क्योंकि वहां संधियों हम देखेंगे पहले का तीसरा होता है, तीसरे का पहला हो जाता है, पहले तीसरे का पांचवा हो जाता है, चौथे के बाद चौथा हो तो पहले चौथे के स्थान पर तीसरा हो जाता है। इस प्रकार संधियों में बात हमें करनी पड़ेगी, तो वहां इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसलिए मित्रों बिल्कुल रट लीजिए, वर्ग का पहला कैचे ठे थे पे, दूसरा खेचे ठे थे पे, और तीसरा गेजे डे देबे, चौथा घेजे डे देबे। ये चौथा है मित्रों, यहां से यहां तक ये चौथा है, गेजेड है देवे। और बात करूं पांचवा, तो पांचवा गे ये ले ने में, गे ये कि सर हम इनको बोल नहीं पाते हैं, खाली यही करते हैं, नहीं मित्रों ऐसा नहीं है। गे ये ले ने में, यानी ये गे बोला जाता है, ये ले, ये ने, ये में, कि सर हम नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला, साक्षात्कार नहीं होने वाला, वहां नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिखाई तो आपको दे रहा है ना, आकृति तो आप समझ पा रहे हैं ना। चलो आइए मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, अब मैं और थोड़ा सा आगे आपसे चलता हूं, आगे लेकर के आपको चलता हूं मित्रों। यहां हम देखेंगे ये वे रेले, और मित्रों इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को मित्रों अंतस्थ कहा जाता है। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं क्या? अंतस्थ। चूंकि ये संस्कृत है और इसलिए संस्कृत में हम बहुवचन है तो यहाँ अंतस्ताह कह देंगे, अंतस्ताह ये वे रेले। मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि अंतस्था नाम क्रमः कै वर्तते, अंतस्थों का क्रम क्या है? तो ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में मित्रों गलती हो जाती है हमसे। हिंदी में जो क्रम होता है ये रे ले बे, ये अंतस्थों का क्रम होता है हिंदी में, जबकि संस्कृत में क्या होता है? ये वे रे ले। तो ये इस प्रकार की गलती ना करें, ये वे रे ले, ये वे रे ले, ये वे रे ले, इनको हम अंतस्थ यहाँ पर, और हिंदी में ये रे ले वे। पूछना चाह रहे होंगे कि सर अंतस्थ क्यों कहा गया? मित्रों अंतः का अर्थ होता है मध्य में, स्थ का अर्थ होता है स्थित, जो मध्य में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे किसके मध्य में सर? तो मैं कहूंगा स्वर और व्यंजनों के मध्य में। क्या बात कर रहे हैं सर? ये तो अभी व्यंजन आप पढ़ा रहे हैं, स्वर तो वहां पूर्व में पढ़ा चुके, बीच में कहाँ है? मित्रों ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है ये कहां से आई? माहेश्वर सूत्रों से आई। और माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें हम देखेंगे आई उन रील रिक एवं अयौच, ये पहले 4 सूत्र जो हैं वो स्वरों के हैं, और लास्ट के जो सूत्र हैं, जो लास्ट के 8 सूत्र हैं वो आपके व्यंजनों के हैं, और बीच में जो 2 बच गए ना, यानी हैवरट और लण, यहां पर हम देखेंगे मित्रों तो ये बीच में है, ये बेरेले, इधर स्वर और इधर व्यंजन दोनों के मध्य में ये आ जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? अंतस्थ कहा गया। कि सर इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जी कहा जाता है, जब आधे स्वर हैं तो अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा मित्रों, यहाँ संघर्षहीन भी कहा जाता है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब हिंदी में पूछा जाता है, यहाँ कोई बात नहीं होती, यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है अंतस्ताह के अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये वेरेले। और मित्रों प्रत्याहारों में हम बात करें तो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, अंतस्थों का जो प्रत्याहार है उसको हम कह सकते हैं क्या? यण। तो ध्यान रखना अंतस्ताह के यण भी आ सकता है और ये वे रेले भी आ सकता है। ओके, और इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, अर्धस्वर अर्धव्यंजन कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ हिंदी में रे को प्रकंपित कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है, नहीं चर्चा करूंगा। ले को पार्श्विक कहा जाता है, इनमें वर्ष कौन कौन सा होता है ये हिंदी में पूछे जाते हैं। यहाँ तो सर्वाधिक नंबर इसीलिए आते हैं कि जो भी पूछा जाना है बिल्कुल तय है, लाइन टू लाइन पूछा जाना है, और इसीलिए ये सरल है। आइए मित्रों, और फिर एक और लाइन आपके रह गई, इसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूं मित्रों। ये आप ध्यान रखना है हिंदी में किस प्रकार से है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये चार, इन चारों को क्या कहते हैं मित्रों? इन चारों को हम ऊष्म कहते हैं। चूंकि यह संस्कृत है तो हम ऊष्माणे भी कह सकते हैं, ऊष्माह भी कह सकते हैं, ऊष्म वर्ण। कि सर इनको ऊष्म क्यों कहा गया? मित्रों जब इन चारों वर्णों में से किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, हमारे उच्चारण अवयव हैं, ये आपस में घर्षण करते हैं, संघर्ष करते हैं। और मित्रों जब घर्षण होता है, संघर्ष होता है तो क्या होगा? फिर गर्म वायु निकलेगी, गर्मी तो अंदर शरीर में आएगी, और जब गर्मी आएगी तो गर्म वायु निकलेगी, और गर्म वायु को क्या कहा जाता है? गर्म वायु को ऊष्मा कहा जाता है। और ऊष्मा निकलने के कारण ही इन वर्णों को क्या कहा जाता है? ऊष्म कहा जाता है। ठीक,
तो इन चारों को अब हम कहेंगे कि सर यहाँ अंतस्थ को यण कहते हैं, तो ऊष्माणु यानी ऊष्मों को भी कुछ कहा जाता है क्या? जी बिल्कुल, इनको सल कहा जाता है, यानी ऊष्माणु है के, तो यहाँ चारों आ सकते हैं, और या ऊष्माणु ये सल भी आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 63 यानी टोटल जो व्यंजन है वो कितने व्यंजन है। हालांकि ये सामान्य वर्ण वाला हम देख रहे हैं, आगे जो विशिष्ट वर्ण वाला देखेंगे उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। 63 ये 33 व्यंजन होते हैं मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल वो कैसे क्या मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी हम केवल सामान्य बात कर रहे हैं। आगे विशिष्ट जब वर्ण वाला पढ़ेंगे तो उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कहां कहां कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा रीट में पूछा गया था कि पाणिनीय शिक्षा में कति वर्णाः भवन्ति, और वहां हमारे प्यारे छात्रों ने डायरेक्ट 33 और 9 42 कर दिए, किसी ने 44 कर दिए, लेकिन मित्रों वहां त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व वर्णाः भवन्ति 63 या 64 होते हैं। तो वो सारी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं मित्रों। बिल्कुल, अभी स्वरों की बात हुई, व्यंजनों की बात हुई कि सर इसमें पढ़ना क्या है। अभी मैंने कहा आपसे, अभी केवल और केवल 4 प्रश्न हमारे बने, 5वां कोई प्रश्न नहीं बना। पहला प्रश्न था व्रीणोति वाङ्मयमिति वर्ण है, दूसरा था स्वयं राजन्ते इति स्वराः, तीसरा था स्वरानुगम्यति इति व्यंजनानि, और चौथा था कादियो मा बसानाम स्पर्शा। बस केवल अभी 4 प्रश्न बने हैं, आगे के प्रश्नों की भी बात करेंगे मित्रों। लेकिन मैं यहां तक, क्योंकि क्लास आपकी हो चुकी है, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या चर्चा करने वाला हूं मैं आपसे। मैं सारी बात करूंगा मित्रों, सारी बात करूंगा मैं आपसे। आप देखिएगा मैं क्या लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। आप देखेंगे यहां पर, देखें आप, बिल्कुल बहुत सहज भाषा में, कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं, सारे प्रश्नों की बात की है मित्रों। आप देखें यहाँ पर वर्ण है, वर्ण की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखने की, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेगी, बुक्स आपको नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। आप वेदांत राजस्थान क्लासेज के नाम से आप ऐप है, और आप प्ले स्टोर पर जाकर के उसको आप अपलोड कर लीजिए मित्रों, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। तो आप वर्ण है व्रीणोति वाङ्मयमिति वर्ण है द्विविध है, स्वराः व्यंजनानि जो हमने अभी चर्चा की है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः ये चर्चा हमने की, स्वराः लिपि दृष्टया द्विविधम, लिपि की दृष्टि से 2 प्रकार के, ह्रस्वाः दीर्घा कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। स्वरानुगम्यति इति व्यंजनानि ये चर्चा हम कर चुके हैं, ये स्पर्श होते हैं। कादियो मा वशानाम अभी हमने चर्चा की है। अंतस्थः ये वे रेले जिनको यण कहा जाता है, और यहाँ नोट डाल करके लिखा है मित्रों, हिंदी में अंतस्थों का क्रम ये रेले वे होता है। यहाँ ऊष्माणु है, ऊष्म कौन कौन से होते हैं, शल, ये चर्चा हमने की है। मैं अगली यानी कल मैं आपसे बात करूंगा, यानी अगली वीडियोज में बात करूंगा आयोग बाहा किसे कहते हैं, आयोग बाहा से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आयोग बाहा कति भवंती चत्वार है भवंती कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार विसर्ग उपपदमानी है और जिब्बा मूल्य एते चत्वार है आयोग बाहा भवंती। मित्रों फिर मैं आपको पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की क्या स्थिति है वो मैं चर्चा करूंगा आपसे। त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी यानी 63 और 64 होते हैं, और कौन कौन से 63 64 होते हैं मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। 25 स्पर्श होते हैं जो पढ़ चुके हैं हम, 4 अंतस्थ पढ़ चुके हैं, 4 ऊष्म पढ़ चुके हैं, और 4 आयोग बाहा मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। तो इस प्रकार से, और 21 या 22 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, जो मैं चर्चा कर रहा था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वो तीनों भेद मैंने यहाँ पर बताए हैं, वो मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। फिर उसके अलावा ये 21 या 22 ये क्यों 21 क्यों है 22 क्यों है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है नोट डाल करके, कि प्लुत भेद यदि माना जाए री का तो 22 होंगे मित्रों, और यदि प्लुत का अभाव माना जाए तो 21 होंगे। ये सारी चर्चा मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है। मैंने यहाँ पर 4 आयोग बाहा होते हैं, 4 यम होते हैं मित्रों, कू खू गू गू एते चत्वारः यमा भवन्ति, ये भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। उच्छिप्तम ये एक उच्छिप्त होता है, इस प्रकार से 63 64 कैसे क्या है मैं सारी चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा के बाद वैदिक शिक्षा एवं वर्णानाम का स्थिति वर्तते तस्य विषय अपनी चर्चा करिष्यामि। देखें यहाँ वैदिक शिक्षा में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्णा भवन्ति। वो कौन कौन से होते हैं, वही परंपरा देखें किस प्रकार से बिल्कुल जमाए हुए हैं। 25 स्पर्श है, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 आयोग बाहा, 13 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर बताए मैंने। तो मित्रों जब वहां पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की बात की तो 21 22, यहाँ बात करें तो 13, 2 उच्छिप्त होते हैं, ऐसे 52 हुए। फिर मैं माहेश्वर सूत्रों की बात की है मैंने, माहेश्वर सूत्रों में 42 वर्ण होते हैं, 2 वर्णाः भवन्ति और 2 वर्णाः के भवन्ति तस्य विषय अपनी चर्चा कृतवान अहम।
स्पर्शा, अंतस्था, ऊष्माण, स्वर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 स्वर होते हैं मित्रों। और जो भी हमारी वर्ण व्यवस्था है वो सब जो सारी वर्णों की जो बात है वो कहाँ से की गई है, यानी प्रथम यानी माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने 9 हैं, इसलिए हमें स्वर कितने मानने 9 मानने में सारी खोल करके बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आप आगे देखिए, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। यहाँ कौन कौन से होते हैं ये मैंने बताया मित्रों, या प्रत्यारों की संख्या मैंने बताई है। और विशेष जो कौन कौन से मैंने कहा था ना, स्वरों के भेदों की बात की थी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 उच्चारण काल के आधार पर होते हैं। फिर उन 3 के 3 और होते हैं, फिर उनके 2 और होते हैं मित्रों। इसी प्रकार मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, एयू के 18 भेद होते हैं, री के 30 होते हैं, री के 12 होते हैं, और एओ के भी 12 लेकिन यहाँ ह्रस्व अभाव होता है। ये पूरा चार्ट आपको समझाने के लिए दिया है, कैसे 18 भेद हुए, री के कैसे 30 भेद हुए, चर्चा मैंने की है। और देखो जो महत्वपूर्ण जो मैं बात कर रहा था आपसे मित्रों, ये है आपकी कुंजी, ये है आपकी सफलता की कुंजी। ये 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर पूरी वर्णमाला से पूरे 20 प्रश्न बन सकते हैं अधिकतम, तो वो सारी मैंने चर्चा की है। एक एक वृणोति, वांग्मयोति के, स्वयं राजंतेति के, स्वरानुगम्यति कहानी, कादियो मावसाना मैं चर्चा कर चुका था, अभी चर्चा कर रहा था। वो सारे प्रश्न यहाँ पर ये 20 प्रश्नों में मैंने समेट दिया है मित्रों। और इसके बाद ऐसा नहीं है, उसके बाद मैंने बात की है विगत परीक्षायाम आगत प्रश्न, और विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की बात है। और वहां कौन कौन से प्रश्न आए, ऊष्मर्ण है, वर्तते, स्वरः, कति, अंतस्थ है, अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णानाम क्रम है के, तो ये चर्चाएं, ये अभी मैं बात कर रहा था, ये क्रम पूछा गया था, रीट में पूछा गया है। तो कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में वो सारी चर्चा की है, और कौन कौन से आ सकते हैं वो सारी चर्चा की है। तो मित्रों आपको यदि लगता है कि हाँ आज हमारे अंदर से डर निकल गया, भय निकल गया, तो मित्रों पुनः आपका स्वागत है अगली वीडियोज में। और यदि आपको ठीक लगता हो, ऐसा लगता हो, तो मित्रों आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वेदांत क्लासेस जीजीसी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच सके। ठीक है मित्रों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।